गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का मार्क ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज नंबर चैप्टर, और उसमें आज हम लोग को पढ़ना है 6.3 थ्योरम, जिसका दूसरा नाम ए ए ए यानी कोण 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 थ्योरम बोलते हैं इसको। तो ए कसौटी हमको पढ़ना है। इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में, तो मैंने दो त्रिभुज बना दिया, एक का नाम रख दिया ए बी सी, दूसरा का नाम रख दिया डी ई एफ। संगत कोण बराबर हो। संगत का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हम लेते हैं कोण बी किसके बराबर हो, कोण ई के। कोण ए डबल लाइन से दिखाते हैं, कोण किसके, कोण डी के। और कोण सी ट्रिपल लाइन से दिखाते हैं, कोण एफ के बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो। अगर ऐसा हो तो इसकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में होगी, और जब ये दोनों कंडीशन लागू हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे होंगे आपको पहला वीडियो जब पढ़ाए थे तो उसी समय समरूप और सर्वांगसम में अंतर बताया था। उसमें बताया था पहला कंडीशन क्या था कि अगर एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण संगत कोण के क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं अनुपात में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर साबित करना है कि कैसे हम जाने कि अगर तीनों कोण, अगर तीनों संगत को बराबर हो तो भुजाएं अनुपात में होगी और वो समरूप होगी। यानी एक कोण को बराबर देकर भुजाओं को अनुपात पूछा है कि आप लाइए और उसके बाद में उसको समरूप साबित कीजिए। ठीक है, तो इसको हमको करना है, आज करते हैं। हमने बताया था कि जब भी थ्योरम को करना है तो उसके लिए 4 स्टेप। पहला, दिया क्या है उसको लिखना है। दूसरा, साबित क्या करना है उसको लिखना है। तीसरा, उस साबित करने के लिए अगर हमको हमारे बुद्धि दिमाग में अगर कोई चीज उपज लेता है, उसकी रचना करना है। क्या करना है, रचना करना है। और उसकी सहायता से हमको क्या कर देना है, साबित कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बताइए, पहला काम होगा गिवन लिखना। तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ, गिवन एबीसी और तथा डी एफ दो त्रिभुज दिए हैं। पहले ए बी सी तथा डी ई एफ, दो डी एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं, जिसमें जिसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे आप तो कोण ए किस, कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, कोण ए डी के, यानी कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के, कमा कोण बी किसके बराबर है, कोण सी, कोण बी कोण ई के, और कोण सी तीन लाइन किस है, कोण एफ के, एफ के बराबर हैं। ये बराबर हैं तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि इस भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, बराबर। अगर एंगल बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि ए बी अगर हम लेते हैं तो ए बी बटा में क्या आएगा, डीई, उसके बाद में ए सी बटा में क्या आएगा, डी एफ, और बी सी नीचे का बटा में क्या आएगा, ई एफ। ये बराबर होगा, या अगर ये बराबर होगा तो ये बराबर होगा तो अर्थात या अर्थात इसको साबित कर दीजिए, बराबर साबित कर दीजिए। और इसी का मतलब जब बराबर होगा तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ के क्या होंगे, समरूप होंगे। ये समरूप का साइन होता है, समरूप का साइन। ठीक है, समरूप, यही साबित करना है। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, रचना। क्या करना होगा, रचना। रचना करेंगे तभी, क्योंकि इसमें जरा कुछ तो दिया नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम रचना करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि क्या रचना करें कि जो दिया हुआ है एंगल बराबर और हमको साबित करना है भुजाओं का अनुपात बराबर, कैसे साबित कर सकते हैं। जब हम दिमाग लगाएंगे, अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाए होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। कैसे, हमको जो है एक ऐसा रचना करना है। हमको क्या करेंगे कि ए बी के बराबर, ए बी से ये बड़ा दिख रहा है, तो हम ए बी के बराबर एक बिंदु लेते हैं, डीई पर एक बिंदु लेंगे जो क्या होगा, ठीक ए बी के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार डी एफ पर एक बिंदु लेंगे जो ठीक किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर होगा, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम रख दिए पी और यहाँ पर रख दिए पी। तो हम क्या लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे,
रचना में लिखेंगे कि DE पर बिंदु P तथा DF पर बिंदु क्या लिया, Q लिया। DE पर बिंदु P तथा DF पर बिंदु Q लिया और P से Q को मिलाया। यही काम किए हम लोग कि DE पर P लिए और DF पर Q लिए और दोनों बिंदुओं को मिलाया। यही काम किए। अब इस मिलाने से हमको फायदा क्या होने वाला है, ये प्रमाण में आएगा। जब हम मिला दिए ना तब वो कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम दिख रहा है। तो इस दोनों त्रिभुज हम देख लेते हैं। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABC तथा किसमें? त्रिभुज DPQ में। DPQ में क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि AB जो है किसके बराबर है? DP के। कहां से? रचना से। ठीक है, P बिंदु थोड़ा सा DE पर बिंदु P तथा DF पर बिंदु Q लिया और P और Q को मिलाया। एक और जोड़ सकते हैं इसमें रचना में, एक और जोड़ सकते हैं, मिलाया। जहां रचना में लिखिएगा, जहां AB बराबर होगा DP के तथा AC बराबर है DQ के। समझे कि नहीं? यानी कि DE पर बिंदु P ले रहा है, DF पर बिंदु Q लिया और P और Q को मिलाया। जहां पे AB बराबर किसके है? DP के और AC बराबर किसके है? DQ के। इस प्रकार में हमने किस प्रकार मिलाया है? इस प्रकार मिलाया है कि ये AB बराबर किसके है? DP के और AC बराबर किसके है? DQ के। ठीक है, अब हम प्रमाण करेंगे। तो प्रमाण में क्या करेंगे? प्रमाण हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ। क्या लेंगे बताइए तो? कोण AB बराबर किसके होगा? DP के। कहां से? रचना से। और कोण A किसके बराबर होगा? कोण D के। कोण A बराबर होगा कोण D के। कहां से? ये दिया हुआ है, देखिए कोण A किसके बराबर है? कोण D के। ये है गिवन। और फिर उसके बाद AC बराबर होगा DQ के। ये भी कहां से दिया हुआ है? रचना से। अब ध्यान दीजिए, यानी ए भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया और कोण ए कोण किसके बराबर हो गया? डी के बराबर हो गया। कोण ए किसके बराबर हो गया? कोण डी के। ध्यान से देखिए, हमने क्या माना है? जो ए बी ना है वो किसके बराबर हो गया? डीपी के। और इधर एसी जो है वो किसके बराबर हो गया? डीक्यू के। आ कोण ये वाला किसके बराबर है? इसके। दिया हुआ है। तो इससे क्या हो गया कि ये त्रिभुज जो लाल वाला दिख रहा है और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग। कैसे? भुजा एंगल भुजा SAS, ये कसौटी से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम ऐसे बराबर के ऊपर जब देते हैं सर्वांगसम, बिना के बराबर के देते हैं क्या होता है? समरूप। ABC त्रिभुज DPQ की क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। किस कसौटी से? SAS, भुजा एंगल भुजा, भुजा कोण भुजा। बात समझ में? साइड एंगल साइड से। अब जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका उपयोग हम क्या कर पा रहे हैं? अब यहां तक आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चूंकि ABC सर्वांगसम DPQ हम कर दिए हैं। जब ये सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम का मतलब क्या समझेगा? कि प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक संगत भुजाएं बराबर होंगी। ये बताया था ना। तो हम इससे दो समीकरण निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं कि ये जब दोनों बराबर हैं तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, और फिर कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q। ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज होगा,
प्रत्येक भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम हुआ है। तो ए बी यहां से लिखेंगे हम लोग, ए बी अगर पहले लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीपी। ए बी बराबर किसके हो जाएगी, डीपी के। उसके बाद में लास्ट वाला लिखिए, बीसी बराबर किसके हो जाएगी, पी क्यू के। तो बीसी बराबर पी क्यू, और उसके बाद में फिर ए सी, देखिए ना, ए हम क्या लिखे, ए बी, ए बी बराबर किसके, डीपी के। बीसी, बीसी बराबर किसके, पी क्यू के। और उसके बाद में ए सी, ए सी बराबर किसके हो जाएगा, डी क्यू के। ये भी होंगे क्योंकि सर्वांगसम है। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2। यानी समीकरण 1 में एंगल बराबर होंगे, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि हमने सर्वांग से साबित किया है। 2 समीकरण होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को गिवन में दिया हुआ था कि कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के। हम लिख देते हैं यहाँ पे, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। ये था हमारे पास गिवन, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में कह रहा है, समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि ये ए है ना, ये किसके बराबर है, डी के। ये बी जो है वो किसके बराबर है, पी के, पी के। और ये सी जो है किसके बराबर है, क्यू के। ये कौन कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है। समीकरण 3 का कह रहा है कि ये ए जो है वो बराबर है डी के। ये बात तो सही है, लेकिन बी किसके बराबर है, ई के। यानी ये बी जो है किसके बराबर है, ई के। और ये सी जो है एफ के, यानी जो ये सी है वो किसके बराबर है, एफ। यानी कहने का मतलब है कि कोण बी ई के भी बराबर है और पी के भी बराबर है, कोण बी ई के भी बराबर है और पी के भी बराबर है, कोण सी क्यू के भी बराबर है और एफ के भी बराबर है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एक है ना सिंबल, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, ये। यानी ये बी जो है पी के भी बराबर है और ई के भी बराबर है, और सी जो है वो क्यू के भी बराबर है और एफ के भी बराबर है। इसका मतलब हो गया कि हर दुनिया आपस में बराबर है। यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से आप क्या देखते हैं, समीकरण 1 और 3 से देखते हैं कि कोण बी बराबर है किसके, कोण बी बराबर है कोण पी के, और फिर किसके बराबर है, कोण ई के। यानी बी पी ई तीनों बराबर है। और फिर कोण सी बराबर है कोण क्यू के और कोण एफ के। यानी ये सी जो है वो क्यू के बराबर है और एफ के बराबर है। अब आप देखेंगे कि जब ये आपस में बराबर है तो यहाँ पर पी ई के बराबर है और क्यू एफ के बराबर है। यानी ये दोनों कोण, ये और ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये जब बराबर हो रहे हैं तो इससे साबित होता है कि आप बताइए ये पी ई के और क्यू एफ के बराबर कब होंगे, जब ये संगत कोण होंगे, संगत कोण होंगे। असंगत कोण कब होंगे, जब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर। अतः क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू जो है वो किसके समानांतर हो जाएगी, ई एफ के। पी क्यू किससे समानांतर हो जाएगी, ई एफ। क्यों समानांतर हुई, क्योंकि बी जो है इन दोनों के बराबर है, सी जो है इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि पी और ई बराबर है कोण, क्यू और एफ कोण बराबर है। जब ई दोनों आपस में कोण बराबर है और ये दोनों आपस में कोण बराबर है, ये कब होता है, जब ये संगत होगा। असंगत कब होता है, जब भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तब पी क्यू ई एफ के बराबर हो गया। और अगर भुजाएं समानांतर हो गई तो इसके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ई कहां से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के एक मिनट, चूंकि PQ समानांतर हो गया EF के, इसलिए PQ समानांतर EF का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, DP बटा में PE
और डी क्यू बटा में क्यू एफ, यानी कि dp बटा में पीई इज इक्वल टू होगा डी क्यू बटा में क्यू एफ। ये कहाँ से होगा? थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय से क्या होगा कि भुजाएं के जब समानांतर होती हैं, दो भुजाएं समानांतर होती है तो उसका अनुपात क्या होता है? एक अनुपात में बढ़ता है। और जब ये एक अनुपात में बढ़ता है, अभी तो हमको साबित करना है, हमको अभी साबित कर दिए कि ये इसके अनुपात के बराबर है और ये इसके अनुपात के बराबर है, लेकिन हमको तो इसका अनुपात साबित करना है, तब तो ये समरूप होगा। तो हम देखो क्या करेंगे, हमको जो है डीपी को गायब नहीं करना है, क्योंकि डीपी की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको डीपी को गायब नहीं करना है, लेकिन हमको पीई का कोई काम नहीं है, इस पीई का और क्यू एफ का कोई काम नहीं है, उसको हटाना है। और जिसको हटाना होता है, इसके पहले क्वेश्चन जब आए थे तो बताए थे कि हटाने वाले को क्या करते हैं, हम ऊपर रखते हैं। तो हम पलट सकते हैं, तो पलट दो, पीई बटे में डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब पलटने के बाद क्या करते हैं, पलटने के बाद हम लोग एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, दोनों साइड में +1 करते हैं, +1। दोनों साइड में अगर सेम चीज जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीई प्लस में डीपी बटा में डीपी, क्योंकि यहाँ पर चल जाएगा, इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू बटा में डी क्यू। यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जब पीई और डीपी जुटेगा तो क्या बनेगा? पीई और डीपी जुटेगा तो क्या बन जाएगा? डीई नहीं बन जाएगा? तो डीई बन जाएगा ऊपर। अब बचा में नीचे क्या है? डीपी इक्वल टू, अब अगला है क्यू एफ और डी क्यू। क्यू एफ और डी क्यू जुटेगा तो क्या बन जाएगा? डी एफ बन जाएगा, पूरा डी एफ, डी एफ। अब बटा में क्या है? डी क्यू। चूंकि हम इसको पलटे थे तो फिर दोबारा हम उस रूप में ला देंगे, यानी बीच इंप्लाई, पलट दो फिर ऊपर, डीपी ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा डीई इज इक्वल टू डी एफ बट्टे में क्या आ जाएगा? डी क्यू। यहां तक सबको समझ में आया होगा? आया होगा ना? अब एक स्टेप और लिखते, देखो यहां पर हम ये लिख सकते हैं डीपी, डीपी किसके बराबर है? ये डीपी जो है ना ए बी के बराबर है। कहां से? रचना में हम लोग किए थे, ये डीपी जो है किसके बराबर है? ए बी के। तो हम डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, तो हम ए बी लिख सकते हैं बट्टे में डी, ठीक है, बट्टे में डी, ठीक है, डी। हाँ, उसके बाद में डी एफ, ये डी एफ जो है, ये डी एफ है ना, ठीक है, डी पे, ठीक है, पलटे हैं लोग, कहाँ गया डी एफ? ये इसको पलटे नहीं, इसको पलटेंगे ना, तो डी क्यू ऊपर चल जाएगा और डी एफ नीचे आएगा, ठीक है। ये डी क्यू जो है, ये डी क्यू ये किसके बराबर है? ए सी के। ये भी हम लोग कहाँ के थे? रचना में। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बट्टा में डी एफ, ये भी बराबर होगा। बात समझ में आया? एक बार फिर समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। समानांतर था तो भुजाएं अनुपात में होगी, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा होगी। हमको नीचे पीई की जरूरत नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको हम हटाने के लिए ऊपर भेज देते हैं। तो हमने क्या किया? पलट दिया, और पलटने के बाद में एक जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है, सोल्यूशन एक बटा का जोड़ है। जब हम पीई और डीपी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डीई, और क्यू एफ और डी क्यू जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डी एफ बन जाएगा। और इसको फिर पुनः पलट देंगे, क्योंकि पलटे थे तो क्या जाएगा? डीपी ऊपर, डीई नीचे, डी क्यू ऊपर और डी एफ नीचे, ठीक है। फिर अगला स्टेप में क्या किया हम लोग? डीपी के जगह पर ए बी लिख दिए रचना से, और डी क्यू की जगह पर क्या लिख दिए? ए सी लिख दिए रचना से। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हमको इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात करना था। तो आप देखिए ना, ए बी बट्टा में डीई, ये भुजा ए बी बट्टा में क्या आ गया? पूरा भुजा डीई, और उसके बाद में क्या आया? ए सी, ये भुजा किसका आ गया? डी एफ, डी एफ, डी एफ, ये पूरा भुजा आ गया। तो इसकी भुजा उसकी भुजा के अनुपात में आ गया, और यही तो हमको साबित होगा। ठीक उसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि बी सी बराबर में क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं? तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? जिस प्रकार ए बी बराबर है डीई के,
और AC बराबर है DF के, उसी प्रकार क्या हो जाएगा BC बराबर किसका हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा बटा हो जाएगा EF। और हमको ये साबित करना था क्योंकि हमको ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में आ गया, तो ठीक उसी प्रकार हम दूसरा कॉन्सेप्ट अगर इस पर संबंध खींचे होते तो हमको ये भुजा भी अनुपात में आ जाता है। उसी प्रकार BC बटा क्या आ गया, BC अनुपात में कितना आ गया EF, ठीक है। और ये तीनों अनुपात में आ गए और यही तो हमको साबित करना था। जब तीनों एंगल बराबर हो और तीनों अनुपात बराबर, इसको मान लेते हैं क्या चीज, समीकरण 4। तो समीकरण 3 में आप दिए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, क्यों, क्योंकि 3 में दिया था, गिवन दिए थे कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर दिए थे। और कोण 4 में समीकरण 4 में क्या कर दिए कि भुजाएं का अनुपात ला दिए। तो पहला में एंगल ला दिए, एंगल दिया हुआ था और भुजाएं का अनुपात हमने ला दिया, और ये दोनों कंडीशन किसका होता है, समरूप का होता है। इसलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF से। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में, आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझा रहे शॉर्ट में। इधर ए त्रिभुज था, इसमें एक ऐसा भुजा इसके बराबर लिया कि ताकि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज का सर्वांगसम सिद्ध कर सके। सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो दोनों क्या हो गया, समानांतर हो गया। समानांतर होने से ये भुजा इसके अनुपात में हो गए, और चूंकि ये भुजा इसके बराबर था तो इसके जगह पर इसको रखकर इसका और इसका अनुपात ला दिए, और अनुपात लाने पर क्या हो गई, समरूप साबित हो गया। ओके समझ में। अगला परिमेय आपके सामने है 6.4 परिमेय। अगर आपने 6.3 परिमेय को ध्यान से समझा है तो बस इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम इसको। 6.4 परिमेय को हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। सेम टू सेम हम लोग वैसे ही काम करेंगे, थोड़ा सा का अंतर है। उसमें क्या दिया स्टेटमेंट देखिए, उसमें दिया था कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं अनुपात में होगी और इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। इसमें उल्टा दे दिया है, इसमें बोला कि भुजाएं का अनुपात दे दिया है, तो बोला कि अगर भुजाएं का अनुपात बराबर हैं तो कोण बराबर होगी इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। यानी उसमें कोण देकर बोला था कि अनुपात लाइए और फिर बोलिए कि ये समरूप होगा। इसमें अनुपात देकर बोला है कि कोण बराबर लाइए और फिर बोलिए कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें भी हम काम करेंगे, पहला काम करेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि ABC और DEF दो त्रिभुज है, ABC तथा DEF दो त्रिभुज हैं, जिसमें उसमें दिया था एंगल, इसमें दिया था भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि AB बटा में DE इज इक्वल टू BC बटा में EF इज इक्वल टू AC बटा में DF है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये सिद्ध करना है। यानी अर्थात जब हम ये सिद्ध कर देंगे तब हमको मान चल जाएगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF से। बात समझ में आ गई, ये साबित करना। फिर हम इसमें रचना करेंगे, रचना जो इसके पहले में किए थे सेम वही करेंगे। करने का तरीका थोड़ा अलग होगा लेकिन करेंगे वही। क्या किए थे पहले, DE पर एक ऐसा बिंदु लिए थे P जो DP किसके बराबर हो, AB के, और DF पर एक ऐसा बिंदु लिए थे Q जो AC किसके बराबर हो, DQ के, और P से Q को मिला दिए थे।
नहीं किए थे ना, तो करते हैं वैसे ही। क्या चीज, डी डीई पर एक बिंदु P तथा डीएफ पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर हो DP के तथा AC बराबर हो DQ के। इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ हो और P से Q को मिलाया। ठीक है, DE पर P लिया, DF पर Q लिया। इस प्रकार लिया कि AB बराबर हो किसके, DP के, AC बराबर हो DQ के, और P से Q को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। ये रचना लिया। अब हम प्रमाण करते हैं। प्रमाण में जिस प्रकार उसमें किए थे उस प्रकार हम इसमें कर सकते हैं क्या, सोचिए, कर सकते हैं। प्रमाण में जिस प्रकार हम इसके पहले में किए थे वैसा कर सकते हैं इसमें। तो प्रमाण में क्या है, गिवन दिया हुआ चीज से हम कुछ निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी बटे में DE, ये AB बटा में क्या है, DE है। और उसके बाद में AC बटा में क्या है, AC बटा में क्या है, DF। ये बराबर दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ये कहाँ से गिवन दिया, तो BC भी लेंगे, BC को हम ले लिए। क्यों ले लिए हम बताएंगे। हमने AB का लिया और AC पर लिया क्योंकि हम AB को माने हैं DP के बराबर और AC को माने हैं DQ के बराबर, उसी का अनुपात लेकर बना रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। अगर ये गिवन है, इसी को क्यों लिए हम, क्योंकि AB को हम DP के बराबर माने हैं, तो हम लिख सकते हैं ना AB की जगह पर DP, तो लिख दीजिए। AB की जगह पर हम लिख सकते हैं DP, DP बटे में हो जाएगा DE इज इक्वल टू, AC जगह पर क्या लिए हैं DQ, DQ बटे में क्या हो जाएगा DA। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो इसको देखिए, तो कहाँ पे, वहां पे देखिए। ऐसे ये कहाँ से हुआ है, ये हुआ है रचना से, क्योंकि रचना से हमने उसको मान को ले लिया है, AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ। जब ये अनुपात बराबर होंगे तो देखिए अनुपात कहाँ है, कह रहा है DP जो है वो किसके अनुपात में है, DP DE के अनुपात में है और DQ DF के अनुपात में है। और जब ऐसे अनुपात में होते हैं तो PQ EF क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, PQ समानांतर, PQ समानांतर हो जाएगा EF। कहां से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये क्या हो जाएंगे, ये बड़ा और समानांतर हो जाएंगे। PQ समानांतर किसके हो जाएंगे, EF। अब समानांतर होने से हमको क्या फायदा होगा, ये हम ऊपर लिखते हैं, तब तक आप यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो PQ समानांतर EF है। जब PQ समानांतर EF है तो आप देखेंगे कि कोण P कोण E के बराबर होगा और कोण Q कोण F के बराबर होगा। तो थोड़ा सा हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज DPQ, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DPQ, त्रिभुज DP, त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोण A कोण D, कोण D कोण P के, कोण D और कोण D एक कॉमन है।
दोनों में है, इस त्रिभुज में भी कोण डी है और उस त्रिभुज में कोण डी है। कोण P बराबर होगा कोण E के, कहाँ से, संगत कोण, और Q संगत कोण, Q संगत कोण, संगत कोण, क्योंकि क्या दिया हुआ है, PQ समांतर दिया हुआ है EF, समांतर और संगत कोण बराबर होंगे। कोण Q बराबर होंगे कोण F के, कहाँ से, तो संगत कोण से। क्यों संगत कोण, क्योंकि दोनों क्या चीज समानांतर साबित कर चुके हैं यहाँ पे, संगत कोण, ठीक है। और जब ये बराबर होंगे तो त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, कहाँ से, A समरूपता से, समरूपता समरूपता नहीं, कोण 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 समरूपता, दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना बात समझ में आया। जब ये समरूप होंगे तो इसके अनुपात बराबर होंगे, dp बटा में de होगा, dp तो यहाँ पे क्या लेंगे de, dp लिए तो de लिए, अगला लेंगे अगर दूसरा लास्ट pq तो बटा में क्या हो जाएगा, लास्ट कर दो ef, और फिर अगर हम फर्स्ट लास्ट को लेते हैं dq तो इधर क्या लेंगे df। ये अनुपात में होंगे, अनुपात में होंगे कि नहीं होंगे बताइए, होंगे। अच्छा, अगर ये अनुपात में है तो आपको मालूम है अनुपात में है तो dp जो है ये dp किसके बराबर है, ab के, तो dp हो जाएगा ab बटा में de। और हम क्या रचना से माने थे, और माने थे कि dq जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ac के, तो हम लिख सकते हैं ये तो हमें करेगा pq बटा में ef, और ये हो जाएगा AC बटा में AC बटा में AC बटा में क्या हो जाएगा, AC बटा में DF। मतलब हमने इसका चेंज नहीं किया, हमने DP और DQ को चेंज किया, क्यों, क्योंकि रचना में दिया हुआ था कि DP जो है वो AB के बराबर है और DQ जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो हमने सिर्फ इन दोनों को चेंज किया। तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं और इसको हम बराबर में लिख सकते हैं AC बटा में DF। ये कहाँ से, रचना, कहाँ से बताइए, तो रचना, रचना से बात समझ में आया, रचना से। अब ध्यान दीजिए, ए बी बटा में DE है, ए बी बटा में क्या है, DE, ए बी बटा में क्या है, ए बी बटा में DE, ए बी बटा में DE डी है, ए बी बटा में DE। आप गिवन में जानते हैं, गिवन में दिया हुआ था कि ए अनुपात ए अनुपात, यानी सभी भुजाएं आपस में अनुपात में क्या थी, बराबर थी। तो ए बी अगर DE है, ये ए बी, तो हम बता देते हैं ए बी बटा में DE, ये भुजा इस भुजा के बराबर AC बटा में DF, BC बटा में EF, ये तीनों बराबर हम लोग को गिवन में दिया हुआ था ना। तो जहां पे AB बटा में DE लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हम लिख सकते हैं BC बटा में EF। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं AC बटा में AC बटा में DF है, तो DF वाला चीज लिख सकते हैं। जहां पे AB बटा में DE लिखा हुआ है, AB बटा में DE, वहां पे AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। एक मिनट, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर हो गया था, ध्यान दीजिए। ये AB और DE था, ठीक है, PQ EF था, ठीक है, और इसको DQ कौन चीज में चेंज हो जाएगा, AC बटा में DF, आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। हम इस दोनों को लेकर बनाते हैं, AB बटा DE जो है, AB बटा DE BC बटा EF के बराबर है, तो हम इसके जगह पर ये रख सकते हैं। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम EF और EF को काट देंगे तो हमको कुछ बराबर मिलेगा। तो हम अगर AB बटा D, यानी इस दोनों की बात कर रहे हैं, AB बटा DE के जगह पर हम क्या ले रहे हैं, BC बटा में EF, और इज इक्वल टू PQ बटा में EF। हमको इतना दूर ही लेकर बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको इसके बराबर लाना है। और ये कहाँ से लिखा मैंने, गिवन से मैंने क्या लिखा, AB बटा में DE का जगह पे BC बटा में EF, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। EF से EF कट जाएगा और इस प्रकार BC बराबर किसके हो जाएगा, PQ के।
BC बराबर PQ के। हम जानते हैं कि AB DP के बराबर है, AC DQ के बराबर है, रचना से किए थे, और BC PQ के बराबर हमने यहाँ पे साबित कर दिया, यानी कि समीकरण ये हो गया 2। समीकरण 2 से हमने साबित कर दिया कि BC किसके बराबर है, PQ के। अगर हमने साबित कर दिया तो हमको इस दोनों त्रिभुज में कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है इस दोनों त्रिभुज में? इस दोनों त्रिभुज में हमको दिख रहा है, किस दोनों त्रिभुज में? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? AB बराबर है DP के, उसके बाद में AC बराबर है किसके? AC बराबर किसके है? DQ के। कहां से? इस दोनों कहां से? रचना से। रचना में हम लोगों ने किया था, रचना से, ठीक है। और BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के। ये हमको समीकरण 2 से, ठीक है। तो जब इस तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है, बराबर देकर उसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं, ये सर्वांगसम। त्रिभुज DPQ किस थ्योरम से? SSS से, SS कसौटी से एक क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। आप समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या किया? हमने शुरुआत में क्या किया था कि दोनों त्रिभुज में इस भुजा का अनुपात क्या करते हैं? समानांतर साबित किया था। समानांतर साबित करके दोनों का एंगल बराबर किया, और इस दोनों त्रिभुज को क्या करे? इस छोटा वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर दिया। जबकि इस और इस त्रिभुज का सम कर दिया, ये छोटा वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप साबित कर दिया, और ये छोटा वाला और ये छोटा वाला कर दिया, सर्वांगसम साबित कर दिया। तो समीकरण 1 में हमने इस छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज को समरूप साबित किया था, और समीकरण 3 में ये छोटका और छोटा क्या कर दिया? सर्वांगसम साबित कर दिया। तो इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 3 से आगे लिखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 3 से कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम समरूप हो जाएगी त्रिभुज DEF के। यही हमको क्या करना था? प्रूव। बात समझ में आया कि नहीं? और आपको एंगल भी बराबर करना है तो एंगल भी बराबर कर सकते हैं। जब दोनों त्रिभुज ये और ये क्या है? सर्वांगसम है, तो प्रत्येक को बराबर हो जाएंगे। ये इसके बराबर था तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया? ABC और DEF, ABC और DEF दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमने दोनों जो समरूप सिद्ध करना था, एक पहले में दिया था एंगल दिया था, अनुपात लाकर समरूप सिद्ध करना था, उसको किए। दूसरा में अनुपात दिया था, उसको एंगल लाकर क्या करना था? इसे साबित करना था, समरूप साबित करना था, उसको किए। इसको नाम रखते हैं हम लोग SSS कसौटी, ठीक है। इस प्रकार हमने 2 कर लिया। अब समरूपता पर आधारित एक और थ्योरम है, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।